Hello students. In the last 2-3 videos we have already discussed 3 to 4 topics, and in the last video we have discussed the two stories that is given in the book, that is the story of a Benda tribe and the another story that is given in the box of a woman named Kari, who lives in a Norwegian town ऑफ ट्रॉन्डिम. ठीक है, ये दो जो स्टोरीज थी ये किससे रिलेटेड थी? मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के बारे में. और उससे हमने कुछ ये उनके स्टोरीज को पढ़कर हमने कुछ ये मैसेज निकाला था उससे कि उसमें क्या मैसेज हमें मिलता है अबाउट मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप. ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमने समराइज कर ली थी कि जो बेंदा ट्राइब वाली स्टोरी है दैट गिव्स एन एग्जाम्पल ऑफ मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप वेयर man is weaker and the environment is very strong, okay, and the man is totally dependent on nature. On the other hand, the story of Kari of Trondheim town of the country Norway gives another example of man environment relationship where the man is modifying the environment एंड मेकिंग इट सूटेबल फॉर देयर लाइफ. ठीक है, जहाँ पे मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, ये जो मॉडिफिकेशन है ग्रीन कलर में ये बहुत ज़्यादा है, एडाप्टेशन कम है. ठीक है, तो ये दो एग्जांपल्स थे मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के. इनके बेसिस पे जो है हम देखेंगे कि मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप के कितने टाइप्स के मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को डिस्कस किया गया है बुक में. ठीक है, तो 3 मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप हमारे पास निकल कर आते हैं जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है. ठीक है, पहला है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ठीक है, पहला है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ठीक है, ये दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर पॉसिबिलिज्म और तीसरा है नियो डिटर्मिनिज्म जिसका कि दूसरा नाम है स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म. ठीक है, ये दो के एग्जाम्पल हमने देख लिए हैं. ठीक है, तो अब इसकी हम बात करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. इस ऑलरेडी हमने थोड़े बहुत एग्जांपल लिए हैं इसके. ठीक है, हमने बात की है थ्रू बेंदा ट्राइब्स, बट यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे कि इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ नेचुरलाइजेशन, सबसे पहले थोड़ा ये जो वर्ड्स हैं इसके कहाँ चला गया, मीनिंग ऑफ नेचुरलाइजेशन. नेचुरलाइजेशन का क्या मतलब होता है बच्चों? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस है ना, कि ह्यूमंस को जो है ना नेचर लाइक बना देना. मतलब कि जो ह्यूमन है वो नेचर के साथ रह रहा है, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर रहा है. ठीक है, जो कि बेंदा ट्राइब्स थे. तो उस सिचुएशन को बोलेंगे हम नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, कि ह्यूमंस जो है ना वो खुद नेचर की तरह बन रहे हैं, नेचर में मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, नेचर के साथ साथ रह रहे हैं, जैसे नेचर उनको रखना चाह रही है वैसे रह रहे हैं. ठीक है, they do not make much changes in the nature. ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि conformity with the nature, वो ह्यूमन बींग जो नेचर के साथ मिल कर रहे हैं आराम से. ठीक है, विदाउट हार्मिंग द नेचर, उसको बोलेंगे नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन सा है नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का? द स्टोरी ऑफ बेंदा ट्राइब जो बुक में दी गई है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन. क्यों? क्योंकि वहाँ पे देखिए ह्यूमन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर. ठीक है, फॉरेस्ट में रह रहे हैं, फॉरेस्ट के फ्रूट्स और जो वहाँ से प्रोडक्ट मिलते हैं उसको यूज कर रहे हैं, फायरवुड, वहीं के लकड़ियों से जो है फॉरेस्ट की लकड़ियों से ही वो क्या कर रहे हैं, अपना एक हट बना रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, सिंपल क्लोथ्स पहन रहे हैं, सिंपल जो है वो फूड खा रहे हैं जो भी उनको फॉरेस्ट में मिलता है. तो दिस स्टोरी द बेंदा ट्राइब्स स्टोरी, ठीक है, और उनका जो रिलेशनशिप है नेचर के साथ उसको हम बोलेंगे एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म. ठीक है बच्चों, थोड़ी सी अब बात कर लेंगे कि इसका दूसरा नाम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्यों है. ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का मतलब समझ में आ गया, जो नेचर की तरह रहे, ज़्यादा मॉडिफिकेशन न करे. लेकिन इसका दूसरा नाम एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्यों है? ठीक है, एनवायरमेंट मतलब फिजिकल एनवायरमेंट. ठीक है, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स हैं. ठीक है, उसके बाद बात आती है डिटर्मिनिज्म. बच्चों डिटर्मिनिज्म के अगर हम सिंपली अगर बात करें कि क्या मतलब हो सकता है, तो कंट्रोल करना है ना. जैसे अगर हम क्लास की बात करें, ठीक है,
तो हालांकि क्लास में आपको बहुत फ्रीडम मिलती है, ठीक है, बोलने की, डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की, फिर भी जो टीचर है ना वो क्या करता है कि क्लासरूम में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है आपको पढ़ाने का और सिखाने का, ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो क्लासरूम में हो रहा है कहीं ना कहीं वो जो है टीचर कंट्रोल करता है उसको कि कैसे ये हो, ठीक है। घर पर देखिए कि आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते हैं कि घर से बाहर नहीं जाना है, कब नहीं जाना है, कब जाना है, नहीं, आपकी लाइफ को थोड़ा बहुत नियंत्रित करते हैं वो आपके बेनिफिट के लिए करते हैं, ऐसा नहीं कि आपके लॉस के लिए करते हैं, आपके फायदे के लिए करते हैं। तो डिटर्मिनिज्म का मतलब है कंट्रोल करना, ठीक है। तो अब यहीं पे बात आ जाती है कि एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, इसका मतलब कि एनवायरमेंट कुछ कंट्रोल कर रही है, ठीक है। किसका कंट्रोल है? एनवायरमेंट का। किस पे? तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किस कंटेक्स्ट में? मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पे क्या है कि मैन्स लाइफ स्टाइल, अगर हम बेना ट्राइब्स की बात करें, सो द लाइफ स्टाइल ऑफ बेना ट्राइब्स इज टोटली, if not totally then to a much extent, is determined and controlled by the environmental conditions, है ना। एनवायरमेंट उनके लाइफ को कंट्रोल कर रही है। तो इसीलिए इस रिलेशनशिप को हम ये भी बोलते हैं क्या? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। मतलब ऐसा रिलेशनशिप मैन एनवायरमेंट के बीच जहाँ पर एनवायरमेंट जो है वो ह्यूमंस के लाइफ को, ह्यूमंस की जो पूरी लाइफ है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। तो इस तरह के रिलेशन एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म हम बोलेंगे, ठीक है। अब तो दोनों के मीनिंग क्लियर है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया कि स्टोरी ऑफ बेंदा ट्राइब जो है बुक में दी हुई, वो किसका एग्जांपल है? वो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का एग्जांपल है, वो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस का एग्जांपल है। नेक्स्ट, इसके मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम समराइज करना चाहें कि मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है इसका, तो यहाँ पहला देखते हैं, ह्यूमन एडाप्टेड टू द ह्यूमन एडाप्टेड टू द डिक्टेट्स ऑफ नेचर। डिक्टेट्स होता है अथॉरिटेरियन रूल, कि किसी ने बोल दिया ये तुम्हें करना है तो ये करना है, ठीक है। तो नेचर जो है उस तरह के रिलेशनशिप में, कहाँ पर? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में नेचर कहती है कि भाई ये है, मैन को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो बोलते हैं, ठीक है। नेचर जो है अपने एक्टिविटीज से जो है वो चीज़ें ह्यूमंस को दिखाती है और ह्यूमंस को वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक। क्यों? अब ऐसा क्यों होता है? ह्यूमंस वर टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर, ठीक है, डिपेंडेंट है नेचर पे। उनकी जो लाइवलीहुड सोर्स है, खाना पीना जो भी है, घर बनाने के लिए जो चीज़ें हैं, सब कुछ जो है नेचर से मिलता है। नेचर इज़ लाइक मदर, ठीक है। मदर क्या करती है? देखिए, हम सभी की मदर है, आपकी भी हैं, ठीक है। मदर क्या करती है? मदर जो है काफ़ी हमारा पालन पोषण करती हैं, हमें खाना खिलाती हैं, ठीक है, हमें जन्म देती हैं। तो मदर का मतलब क्या है कि जो सब कुछ आपको प्रोवाइड करे आपकी लाइफ के लिए, है ना। तो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म जो रिलेशनशिप है, वहाँ पर ह्यूमन इज़ लाइक द चाइल्ड ऑफ द मदर अर्थ, है ना, या मदर नेचर आप कह सकते हो, ठीक है। वो सब कुछ प्रोवाइड करती है, उसको खाना प्रोवाइड करती है, उसको रहने के लिए जो है, घर बनाने के लिए लकड़ियाँ प्रोवाइड करती है, जलावन के लिए जो है फायरवुड प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें चूँकि वो नेचर उसको प्रोवाइड कर रही है और ह्यूमन उसका यूज करके अपनी लाइफ को बस जी रहा है, इसलिए इस सिचुएशन में, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म के सिचुएशन में, हम ये बोलते हैं कि नेचर इज़ लाइक मदर ऑफ द ह्यूमंस, ठीक है। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, बच्चों देखिए, लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी काफ़ी कम होती है। टेक्नोलॉजी रहेगी तब तो हम चेंज करने ही लगेंगे नेचर को, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी उतनी होती नहीं, इसलिए हम नेचर में कोई चेंज कर नहीं पाते हैं ज़्यादा। स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट बहुत प्रिमिटिव होती है। ह्यूमन सोशल डेवलपमेंट मतलब होता है किस तरह से फैमिली का डेवलपमेंट हो रहा है, किस तरह से आपके फ्रेंड सर्कल हैं, ठीक है, किस तरह से आप कम्युनिटी बनाते हैं, एक सोशल ग्रुप बनाते हैं। तो जब हम प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करें तो उसमें इतना ज़्यादा ये डेवलप नहीं होता है। सब जो है अपनी अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, अपने अपने सर्वाइवल पे ध्यान देते हैं कि अपनी ज़िंदगी बची रहे, बस काफ़ी है, ठीक है। तो सोशल डेवलपमेंट काफ़ी कम हुआ होता है उस समय। फोर्सेस ऑफ नेचर, जो नेचर का पावर है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है इस स्टेज में, है ना।
एनवायरमेंटल, नेचर इज वेरी पावरफुल। और ह्यूमन क्या है, ह्यूमन्स पावर इज वेरी वीक। ह्यूमन वहाँ पे बहुत ही कमजोर है, वो उतना ज़्यादा नेचर के पावर के सामने खड़ा नहीं हो पाता है। एडाप्टेशन, जो हमने शुरू में बात की थी ना, एडाप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन, कि जो दो प्रोसेस थे थ्रू विच द ह्यूमन्स इंटरैक्ट विद द एनवायरमेंट, है ना, एडाप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे क्या ज़्यादा होगा, यहाँ पे एडाप्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, मॉडिफिकेशन बहुत कम है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी का लेवल जो है बहुत कम है, क्योंकि हम एनवायरनमेंट से जो इंटरेक्ट करते हैं, मॉडिफिकेशन जो करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच टेक्नोलॉजी द ह्यूमंस हैव। तो इस कंडीशन में टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लो। देखिए हमने ऑलरेडी ऊपर में बात की ना, टेक्नोलॉजी इज़ वेरी लो, तो हमारा मॉडिफिकेशन भी कम होगा, और दैट्स वाई एडाप्टेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगा। नेचर एक्टिव, नेचर जो है एक्टिव है, ठीक है, वो अपना काम कर रही है, वो ह्यूमंस को जो है इन्फ्लुएंस कर रही है। और ह्यूमंस क्या है, पैसिव। पैसिव का मतलब होता है जो कुछ चेंज ना कर पाए। जो नेचर कर रही है, ठीक है, चुपचाप उसको सहता जाए, ठीक है, उसको टॉलरेट करता जाए। जो भी नेचर जिस तरह की भी एक्टिविटी कर रही है, जिस तरह से भी ह्यूमन को इन्फ्लुएंस कर रही है, वो बस सहता जाएगा, ठीक है। ह्यूमंस विल ओनली टॉलरेट नेचर, they are not making any changes in the nature। तो पैसिव का मतलब होता है चुपचाप, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं कर पाना, है ना। और एक्टिव मतलब इन्फ्लुएंस करना। तो नेचर यहाँ पे क्या है, वो एक्टिव है, ह्यूमन क्या है, वो पैसिव है। बच्चों इन सब का जो है ना एक कॉमन कंक्लूजन निकलता है, और कॉमन कंक्लूजन है इन द फॉर्म ऑफ चॉइसेस, कि मतलब यहाँ पर ह्यूमंस के पास एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म में चॉइस ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, कि वो बहुत ज़्यादा चॉइस है उसके पास, ऑप्शंस हैं कि वो चूज कर पाए कि मुझे कैसे रहना है। नेचर ने जो प्रोवाइड किया, थोड़ी बहुत बेसिक फैसिलिटीज़, थोड़ा बहुत फ्रूट नट्स जो फॉरेस्ट में मिल रहा है, उसको खाओ और जिंदा रहो चुपचाप, ठीक है। ज़्यादा जो है वो आप नखरे नहीं दिखा सकते कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, जिस तरह से अभी लोग करते हैं। तो चॉइसेस नहीं है। अगर मतलब इस तरह से थोड़ा सा अगर लाइट एग्जांपल हम लेना चाहें तो जो नेचर से मिल रहा है चुपचाप उसको यूटिलाइज कीजिए और रहिए, ठीक है। सो नो और वेरी लेस चॉइस फॉर ह्यूमंस। तो चॉइसेस ज़्यादा नहीं है बच्चों ह्यूमंस के पास। किस कंडीशन में? नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस और एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म वाली रिलेशनशिप में, ठीक है। यहाँ पर नेचर जो प्रोवाइड कर रही है बस वही आप यूटिलाइज कीजिए, यू कैन नॉट हैव मच मोर चॉइसेस। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है कि चॉइस जो है ह्यूमन के पास काफ़ी कम है। किसमें? एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एनवायरमेंट इज कंट्रोलिंग द एक्शंस ऑफ ह्यूमन और द लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। तो इसी को जो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इस स्लाइड में डिस्कस किए हैं, उसी को हमने ये नेक्स्ट स्लाइड पे एक डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखाने की कोशिश की है। वो इसलिए कि जब आप आंसर लिखते हो ना, इस तरह से थोड़ा सा अगर आप डायग्रामेटिक फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट करेंगे ना तो कहीं से आपकी जो विजुअलिटी है आपके आंसर की वो बढ़ जाती है। मतलब ये कि जो एग्जामिनर है वो बिना आपके आंसर को पढ़े भी आपके आंसर को समझ लेता है कि हाँ बच्चे ने ये लिखा, इसका मतलब इसका डिस्क्रिप्शन ही होगा उसमें पैराग्राफ्स में। तो कहीं ना कहीं से एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर पे, और आपकी जो स्कोरिंग है की जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं अच्छी होती है और बढ़ जाती है, ठीक है। तो बस इसी को मैंने ये दिखाया था कि इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक डायग्रामेटिक फॉर्म में, ठीक है बच्चों। तो ये एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर इस पर कुछ डाउट है तो आप मुझे फिर से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है आपकी क्लास का, ठीक है। और इसको रिवाइज कीजिएगा, फिर भी अगर कुछ डाउट रहते हैं तो उसको हम बाद में फिर से क्लैरिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम पॉसिबिलिज्म, जो नेक्स्ट ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय। घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और सेल्फ स्टडी जरूर करते रहिए।